हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो मैंने कहा था कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा दायरा है, तो वो कोई एक दो चार वीडियो में नहीं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता। बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं, मतलब बहुत सारे एरियाज़ है। लोन है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, लोन में फिर कई कैटेगरी आ जाएगी। तो आज का वीडियो दोस्तों जैसे उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है या किसी ने अपना फ्लैट या घर ख़रीदा हुआ है। स्पेशली जो फ्लैट्स है ईएमआई के ऊपर, कि मतलब 15 साल 20 साल का लोन ले लिया है उन्होंने, और 15-20 साल के लोन के ऊपर उन्होंने घर लिया हुआ है और अब वो ट्रैप में फंस गए हैं। ऊपर से तो वो खुश है, इसको बोलते हैं हंसते जख्म। मतलब ऊपर से वो खुश हैं, लोगों के सामने वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने फंक्शंस में, अपने समाज में, रिश्तेदारी में, अपने कंपटीटर को, अपने पड़ोसियों को तो वो ये दिखाएंगे, देखो हमने ये घर ख़रीदा है, इतनी इनकम है, इतने साल का लोन है हमारा तो उतर जाएगा सब कुछ। पर कहीं ना कहीं वो रात को जब सोते हैं तो उनकी जो नींद है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। वो माने या ना माने, अकेले में तो मानते होंगे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि 15 साल 20 साल दोस्तों बहुत लंबा वक्त होता है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर होम लोन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो आपको कम लगता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब अगर कल को रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस आएंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी। जनरली कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते ही हैं। और ये जो बातें मैं कोई किताब पढ़ के या किसी से सुन करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये बात बता रहा हूँ। अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीट और पूरा देख लिया और ध्यान से समझ लिया तो आप समझ लो कि आप अपने 20 साल के लोन को 5-6 साल में उतार दोगे, 15 साल के लोन को 5 साल में उतार दोगे, बहुत बड़े सुकून की ज़िंदगी जियोगे। कंप्लीट देखने के बाद, समझने के बाद ही अपनी राय बनाना। तो दोस्तों होता ये है कि एक बात समझ लो कि हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने लिया है, 99% वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हमने जिस स्लैब को चुना होता है, जिसमें हमें स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, वो स्लैब वो होता है जिसमें कि ईएमआई, जो आरबीआई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है और जिसकी वजह से बैंकों को आपकी ईएमआई बढ़ानी पड़ती है, तो ईएमआई तो आपकी उतनी रहती है, आपके महीने बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि अरे हमारे तो वैसे ही चल रहा है। दूसरा एक चीज़ सोचो कि ईएमआई का मतलब क्या है, कि आपने अपने हाथ कटवा दिए। आपने 15 साल 20 साल के लिए जब आप लोन लेते हो तो वो जो कीड़े मकोड़ों जैसे लिखे हुए, जैसे चींटी को स्याही में भिगो के छोड़ दिया हो पेपर पे, ऐसे बारीक बारीक शब्दों में जो लिखे हुए फॉर्म होते हैं, जब आपको 100-150 साइन करने पड़ते हैं तो आप उनको पढ़ते नहीं हो। उसका मतलब ये होता है, और उसको पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, वो बनाए इसीलिए जाते हैं, वो सिर्फ लीगली कोर्ट में क्लेम करने के लिए होता है। तो उसको बनाया इसलिए जाता है कि आप उसको समझ ही ना पाओ। पूरा एक ट्रैप है। अब क्या होता है कि जब आप लोन ले लेते हो तो आप एक तरह से इसको दूसरे नज़रिए से देखो कि आपने 15-20 साल के लिए ये गारंटी दे दी है कि मेरे साथ कुछ भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, मैं मरूं, मैं जीऊं, मैं बीमार पड़ूं, कोरोना आए, कोविड हो, कुछ भी हो, XYZ हो, नौकरी रहे ना रहे, रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं आपकी ईएमआई दूंगा, और जो इंटरेस्ट आप बढ़ाओगे वो बढ़े के साथ दूंगा। तो ये एक चीज़ होती है। क्या होता है कि हमारे जो समाज के अंदर हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम ज़मीन को, घर को सब कुछ मानते हैं। मैं घर ख़रीदने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, अपने रहने के लिए घर ख़रीदने के तो 101% ख़िलाफ़ हूँ। ज़मीन ख़रीदने के लिए कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, पर वो भी डिपेंड करता है कंडीशंस में। अपना घर अपने लिए ख़रीद के रहना बिल्कुल बेतुकी बात है, और इस पर अलग से कभी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, या अलग से आप वो वीडियो देख लेना। हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हो, पर अगर आज का वीडियो देख ले तो आप अपने लोन के ट्रैप से निकल सकते हो। क्योंकि मैं निकला हूँ इसलिए बात बता रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, मतलब मैंने कैसे अपने लोन को 3 गुना बढ़ाया और कैसे उसको वक्त से 5 साल पहले उतार दिया। तो वो लास्ट की बात है। इंपॉर्टेंट बात ये कि अब आपको ईएमआई जो आपने ले ली है, जिस ट्रैप में आप फंस गए हो, चाहे वो शो ऑफ है, दिखावा है, आपके बीवी ने बोला जी अपना घर होना चाहिए, या कोई टीवी में लोन की ऐड आ रही है, शाहरुख खान बोल रहा है अपना घर तो आखिर अपना घर ही होता है, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो कंडीशनिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप ठग गए, आप फंस गए उस ट्रैप में, समाज में दिखा, तो अब आपकी हालत एक हंसते जख्म जैसी हो गई है। ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, हवाबाजी कर रहे हो, और अंदर से आपको मालूम है अरे वो काहे का आपका घर है जब जिसकी की रजिस्ट्री आपके पास नहीं है, जिसको आप रातों रात बेच नहीं सकते। आपको बेचने से पहले लाला सुखी लाल का कर्जा उतारना पड़ेगा। अगर आपको आज अपना घर बेचना पड़ जाए तो पहले आपको बैंक का लोन देना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्री आपके हाथ में आएगी, तब आप दूसरे को बेच सकते हो।
समझे बात। और आप उसको अपने घर होने का दावा कर रहे हो जबकि आपके पास उसके पेपर भी नहीं है। रह गई बात की भी आप बोलते हो, कई लोग ये कारण देते हैं कि ईएमआई जो है जी, किराया तो डूब जाता है ईएमआई। अरे ईएमआई और किराए के बीच में 4 से 5 गुने का डिफरेंस होता है, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको। 3 ईएमआई ना भरने पे बैंक भी आपको उठा के बाहर कर देगा। तो ये बहुत सारे अलग से कारण है। अब आती बात कि आप जो लोग फंस चुके हैं, जिनको मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ या उनको बोलता हूँ कि क्यों बेवकूफ़ी कर डाली या कर रहे हो कि लोन पे घर ले रहे हो और वो भी घर अपने रहने के लिए ले रहे हो। लोन लेना गलत बात नहीं होती है, लोन के पीछे की पर्पस या इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन लेना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ठीक है ना। चारवाक ने भी क्या है ना, कहा है ना कि यावत जीवत सुखम जीवत ऋण घृत्वा घृतम पीबत, कि आपको लोन लेकर के भी अगर अपनी खुशी के लिए काम करना हो तो वो, पर यहाँ पर खुशी के मायने को आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। अब आती है बात कि जो लोग फंस चुके हैं, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि अब आपको कैसे लोन उतारना है, और मैं बाद में अपना बताऊंगा कि मैंने क्या किया जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये बात बोल पा रहा हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपने लोन तो ले लिया, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया, किसी भी बैंक से लिया। जो जहाँ तक मेरे को मालूम है या आप पता कर लेना अपने बैंक के कस्टमर केयर में, एक तो बीच बीच में ना बैंक ऐसी स्कीमें निकालता है जिसमें कि आप लोग कुछ अमाउंट दे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हो। कुछ वो निकालता है कि इतना अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट में इतना अमाउंट जमा कर दिया तो आपका ये वाले स्लैब में आ जाएगा। से ये पता करते रहना, ऐसी स्कीमें बीच बीच में आती रहती। कहने का मतलब क्या है, अपने बैंक के संपर्क में रहना, ठीक है। बैंक हमेशा, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो कभी भी उन स्कीमों का प्रचार नहीं करेगा। इवन गवर्नमेंट भी उन स्कीमों का प्रचार नहीं करेंगी जिसमें उनको पब्लिक के लिए बेनिफिट देना हो। वो उन स्कीमों का प्रचार करेंगे जिसमें उनका बेनिफिट हो। हाँ, दिखाएंगे ऐसे कि वो पब्लिक के लिए लेके आए हैं, तो आपको खुद उनसे पूछना पड़ेगा। वो कभी भी इस बात को झूठ नहीं बोल सकते, छुपा नहीं सकते, पर बताएंगे नहीं जब तक आप पूछोगे नहीं। तो कस्टमर केयर में अपने बैंक को फ़ोन करो, हाँ जी मेरे को ना लोन भरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं ना कि मुर्गा उनके हाथ से निकल जाए। तो आप बोलो जी मेरे को तो भाई, मैं तो फिर बैंक लोन शिफ्ट करवा रहा हूँ, दूसरे बैंक में करवा रहा हूँ, वो मुझे कम का ऑफ़र कर रहे हैं या क्या कोई स्कीम है। तो फिर जा करके वो आपको अपने कॉल बैक अरेंज कराएंगे या आपको बताएंगे कि ये स्कीम चल रही है, आप अगर आप इतना पेमेंट, तो एक तो इससे आपका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ऐसी स्कीम अवेलेबल होगी वो ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक। दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर आज की दौर में आपकी इनकम अच्छी है, आपकी नौकरी की, आप जो गुलामी कर रहे हो 9 to 5 की, उसमें आपको अच्छा गुलामी का वेतन मिल रहा है, आपको अच्छी नौकरी सैलरी मिल रही है और आपकी ईएमआई वगैरह के बाद में भी खर्चे पैसा बच रहा है, तो उस बचे हुए पैसे को बैंक में मत रखो, एफडी मत करो, ये फालतू के खर्चे मत बढ़ाओ। फ़िलहाल क्या करो कि मिनिमम एक ईएमआई से ज़्यादा का अमाउंट आप प्रिंसिपल में पे कर सकते हो। ये जब मेरा होम लोन चल रहा था 2014 तक, तब तक तो मालूम था, हो सकता है अभी कुछ चेंजेस आए हों, पर एक ईएमआई मुझे मालूम है कि वो ऐसा नहीं कि आप 500 प्रिंसिपल में दे दो। तो वो उनका कहना है कि एक ईएमआई मतलब आप दे सकते हो। मान लो आपकी ईएमआई 20,000 25,000 की और आपकी इनकम अच्छी है, अभी अच्छी है, हमेशा 15 साल अच्छी रहेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक बायस हो, ये बात समझ लेना। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात होती है, ऑप्टिमिस्टिक बायस होना बिल्कुल गलत बात होती है। अगर आपको लगता है कि आज आपकी इनकम अच्छी है और आप आज हाथ पैर मार के कुछ कर सकते हो, तो आपको हर महीने जो ईएमआई चल रही है उसको तो चलने दो, पर ईएमआई मत बढ़वाना, ईएमआई मत बढ़वाना। क्यों? ईएमआई बल्कि कम करवा लेना, ताकि चाहे महीने बढ़ते हो बढ़ जाए। क्योंकि सुकून सबसे ज़रूरी है, चैन से सोना सबसे ज़रूरी है, समझिए आप। अब जो ट्रैप में फंस गए उस ट्रैप से निकलने का तरीका बता रहा हूँ। इसलिए ईएमआई मत बढ़ाना, क्योंकि वो बढ़ गई तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर रातों की नींद हराम हो जाएगी। ईएमआई कम होती है तो कम करवा लेना, महीने बढ़ते हो तो बढ़ने देना, क्योंकि हमने तो पूरे महीने देने ही नहीं है, हम तो उससे पहले लोन उतार देंगे, ठीक है। तो ईएमआई कम करने से क्या होगा, लाइफ में लिक्विडिटी बढ़ेगी, सुकून बढ़ेगा, चैन से सोओगे, दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ईएमआई को कम करवाना है या जितनी चल रही है उतनी चलते रहने देना, ठीक है। अब आपको जो ईएमआई कम करवाने के, अगर आप कम करवा लेते हो और जो डिफरेंस अमाउंट बचता है उस अमाउंट में, और उनसे पूछो मिनिमम मैं कितना पार्ट पेमेंट जमा कर सकता हूँ अपने प्रिंसिपल अमाउंट में, वो बची हुई ईएमआई में और पैसा मिला करके हर महीने नियमित तौर पर पार्ट पेमेंट दो, ठीक है। प्रिंसिपल को लक्ष्य बना के चलो कि इस प्रिंसिपल अमाउंट को मुझे नीचे करना है। भूल जाओ क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कितने महीने बढ़ रहे हैं, वो जैसे जैसे आप पार्ट पेमेंट दोगे आपके महीने घटते चले जाएंगे। प्रिंसिपल में अमाउंट को घटाने का मतलब है सीधा इफेक्ट डालना अपने लोन के ऊपर कि आपके टोटल प्रिंसिपल में कम हो गए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कम अमाउंट पे लगेगा, आपके महीने भी कम होंगे, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल को टारगेट करना है, ईएमआई को टारगेट नहीं करना। इसलिए ईएमआई को कम करो और उसका बचा हुआ डिफरेंस को प्रिंसिपल अमाउंट में दो और पैसा मिला करके हर महीने, मान लो 20,000 25,000 30,000 50,000 जो भी है, ये देना शुरू करो। एक दूसरा तरीका और है
जो जैसे चल रहा है चलने दो, आपकी इनकम एक्स्ट्रा है। एक 15 से 12 महीने, 15 महीने, 20 महीने, ये 3 महीनों की कमेटियाँ चलती हैं। 12 महीने, 15 महीने, 20 महीने कमेटी डालो। कमेटी आप लोग जानते हो ना, वो लोग ग्रुप बना करके डालते हैं। कमेटियाँ डालो, उन कमेटियों को उठाओ, कोशिश करो कि 60% कमेटी पार हो जाए। ये नहीं कि डालते ही उठा लिया, 60-70% जब कमेटी पार हो जाए वो उठाओ, उसमें थोड़ा सा पैसा और मिलाओ, नहीं तो उतना ही पैसा सीधा कमेटी जहाँ से उठाओ सीधा पहुँचो बैंक में और पार्ट पेमेंट जमा करो। पार्ट पेमेंट जमा करो, मतलब आपको प्रिंसिपल को टारगेट करना है, उसको कम करना है, तो कमेटी डाल करके उठा सकते हो। देखो 1 लाख रुपए की कमेटी 20 महीने की 5,000 रुपये की EMI होती है कमेटी की, और वो 5 भी नहीं आती है, वो 3,500-4,000, 4,500 के बीच में घूमती है। आप कमेटी डाल करके आप वो पैसा उतार सकते हो। FD वगैरह में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप या तो डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट में सीधा दो, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन में नहीं चल सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन में नहीं चल सकते हो, किसी महीने दिया किसी महीने नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कमेटी शुरू करो 1-2-3 लाख की, 10-15 हज़ार रुपये की उसकी EMI भरो, 15-20 महीने के अंदर वो कमेटी उठाओ, सीधा जाके बैंक में दो। ऐसे करके आपको उसको टारगेट करना है। आप देखना, जब आपने थोड़ा सा शुरू किया ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैं ये बात किस बिना पे बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा। मेरे घर का लोन जब लोन लिया था, मेरा दिल्ली में जो फ्लैट है वैशाली दिल्ली NCR में, उस फ्लैट के ऊपर मैंने एक लोन लिया था। जब वो फ्लैट को ख़रीदा था उस समय मैंने उसको कुछ 70-80% फाइनेंस करवाया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। उस बैंक से मैंने जो लोन लिया था, उस लोन का अमाउंट था 5,44,000, 5,44,000 समथिंग, ठीक है। उसकी EMI थी 5372, 5,372 रुपीज़ की उसकी पर मंथ की EMI थी। 15 साल की EMI थी। 2004 में वो EMI स्टार्ट हुई थी, तो उसको ख़त्म होना था अप्रैल 2019 में, 15 साल का, ठीक है। उसके बाद मैंने 2008 के अंदर एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। मिनरल वाटर होता है ना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, उसका साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड लोन को, होम लोन को शिफ्ट करवाया ICICI बैंक में, लैप में। लैप बोलते हैं LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास चल रहा था, उसको जब मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया। कभी भी दोस्तों होम लोन लेना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मत लेना। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को मैंने 7% के ब्याज को 10-10.5% करवा दिया। अब मेरी वो EMI हो गई 19,612 रुपये, और उसकी आखिरी EMI जानी थी 2019 या 20 में, मतलब 10 साल का हो गया। लोन का कम हो गया, टेन्योर कम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा हम 10 साल के लिए आपको देंगे, और मैंने ये लोन लिया था 2008 में, तो 2008 में 10 साल, वही 2019 में ख़त्म होना था। लोन अब भी 2019 में ख़त्म होना था, पर अब चेंजेस ये आ चुके थे कि 5,44,000 का लोन 13,66,000 का हो चुका था, जिसमें कि मुझे 8-1 लाख रुपये डिफरेंस मिला था, बाकी तो पिछला लोन उतर गया था। और उसके बाद EMI जो थी 5372 थी, तो वो 19,612 रुपये हो गई थी, ठीक है। 10 साल की हो गई थी, पर 2019 तक का। सोचो, रातों की नींद हराम हो गई थी, दिमाग की नस फटने वाली थी, फैक्ट्री फ्लॉप हो चुकी थी से। पर जब मैंने टारगेट बनाया, जब मैंने वो फैक्ट्री को बंद किया, फिर उसके बाद 6 महीने आत्मंथन करने का दोबारा बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर तो सबसे पहला लक्ष्य था कि ये लोन को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया, लोन जब थोड़ा सा मैं स्टेबल आया, तो 2 पैसे हाथ में आए और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, तो मैंने क्या किया, मैंने जा करके बैंक में बोला कि मुझे EMI बढ़ानी है। उन्होंने बोला कितनी करनी है, मैंने कहा इसको ना अपना 35 महीने की कर दो, 35 मंथ्स की, मतलब 3 साल की कर दो। उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा 3 साल की करने पे 33,000 समथिंग की है, मुझे एक्जैक्टली अमाउंट नहीं, पर 33,000 समथिंग की, 33,000 समथिंग की EMI हो जाएगी। और अभी आपकी EMI चल रही है 14,000, क्योंकि 19,612 की EMI थी, मैंने उसको कम करवा दिया था ताकि मैं सुकून से महीने काट सकूं, तो मैंने उसको 14,000 करवा दिया था, मंथ बढ़ गए थे, तो 14,000 की EMI थी। और मैं जाके उनको बोल रहा था कि इसको 3 साल की कर दो, मतलब 33,000 की EMI कर दो। तो उन्होंने कहा सोच लो, अगर आपने एक बार EMI हमने बढ़ा दी, तो उसके बाद ये EMI कम नहीं होगी जब तक कि आप पार्ट पेमेंट नहीं करोगे, और पार्ट पेमेंट आपको कम से कम 4-5 लाख रुपए करनी पड़ेगी, तब जाके EMI सेम अमाउंट पे आएगी। मैंने कहा नहीं, आप कर दो, कोई बात नहीं। मैंने जब ये करने का फ़ैसला किया, तो मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि चाहे मुझे अपने किसी वेंडर की पेमेंट रोकनी पड़े, चाहे मुझे अपनी ईगो को साइड में रख के, स्वाभिमान को साइड में रख के अपने दोस्त से किसी से उधार मांगनी पड़े, पर ये 35 EMIs मैं दूंगा। वो 35 EMIs हुई थी, तो 35 EMIs दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपने बेडरूम की एक दीवार पे 1 2 3 4 करके 35 तक गिनती लिखी, उसके आगे वो EMI लिखी और टिक करना शुरू किया, जैसे
हर महीने की ईएमआई जाने लगी। अभी 5 या 6 ईएमआई गई थी और उस समय काम अच्छा चल रहा था तो मैंने कुछ कमेटियाँ डाल दी थी। तो क्या हुआ कि उधर ईएमआई कम हो रही थी, तो जब हर ईएमआई में मेरा कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो रहा था। तो ये मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे वो 9 लाख के आसपास आ गया अमाउंट, 9 लाख के आसपास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। मैं हर महीने चेक करता था। उस वजह से मुझे कई बार अपनी कई पार्टियों के, कई वेंडर के चेक भी बाउंस कराने पड़े, फिर बाद में उनको पेमेंट देनी पड़ी क्योंकि ईएमआई को बाउंस नहीं कराना था। तो जैसे मान लो उनका चेक रोक के अपना ईएमआई पास कराया, उनको फिर 2 बार में पेमेंट दे दिया विद पेनल्टी। एक दो बार मैंने अपने दोस्तों से उधार मांग करके, मतलब पैसे कम पड़े पर मैंने, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने उसी समय बैंक में उस लेडी के सामने बैठे हुए डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करूँगा मैं इस घर को फ्री होल्ड करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बिज़नेस में जो भी गलतियाँ करी मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो उनके लिए मैं ये घर नहीं, जबकि मेरी वाइफ ने कहा था आप घर बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, हम किराए पर रह लेंगे, आप टेंशन में मत लेना, ठीक है। तमाम दुनिया ने बोला कि अब तो इसका घर बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो क्या होता है, आपको चैलेंज के हिसाब से लेना है, आपको प्रिंसिपल को चैलेंज के हिसाब से लेना है। और अभी लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग गलती ये करते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो उनको लगता है हमेशा सही चलेगा, हमेशा सही चलेगा। आज अगर हमारी लाख रुपए तनख्वाह है और 40,000 रुपये की ईएमआई, तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। अरे भाई, आप कभी भी, आपकी सब तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी सेहत में कोई दिक्कत आ सकती है, नौकरी जा सकती है, महामंदी आ सकती है, जो ब्लैक स्वैन बोलते हैं, जैसे रिसेशन आ सकता है, द ग्रेट रिसेशन, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे काउंट कर रहे हो? तो जब आज आप सक्षम हो तो आज आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल दो। मत खाओ हर महीने बाहर होटल में खाना। आप 1 महीने में 4 बार खाते हो, आप 2 महीने में 2 बार खाओ। आप खाओ, बोलो अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम्हारे को हर हफ्ते बाहर खाना खिलाऊंगा, पर अभी मुझे इस प्रिंसिपल को उतार लेने दो। टारगेट बनाओ, पूरी फैमिली को साथ लेकर के चलो कि नहीं, मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, हाँ पिज़्ज़ा खाएंगे, हम खाएंगे, जरूर खाएंगे, बस मेरे को ये लोन उतार लेने दो। देखो आपका लोन कैसे 4-5 साल के अंदर उतर जाता है। क्योंकि मालूम क्या होगा, कैसे उतरेगा, जब आपका वो अमाउंट जब 50% कम रह जाएगा ना, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी, एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी ना, कि फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा। जब आप लोग उस कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बोलोगे यार अरे आखिरी की हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, जरा देना यार, जरा 2 लाख रुपए 6 महीने में देता हूँ, अरे देना यार जरा 50,000 रुपये, या कोई कमेटी डालोगे, उठाओगे और जाके एक बार को लोन क्लियर। अब जो ईएमआई चल रही थी लोन की और जो पार्ट पेमेंट आप दे रहे थे हर महीने, या जो कमेटी की किस्त दे रहे थे, उतना ही पैसा उन लोगों से अगर कहीं से पकड़ा भी है तो वहाँ से आप उस लोन को, उन लोगों के पैसा वापस करो। दूसरा एक और टिप देता हूँ आपको लोन उतारने का, होम लोन उतारने का। आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, माँ बाप होंगे, बड़ा समाज करते हो, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा स्पेयर में पड़ा हुआ है और आपको ट्रस्ट भी करते हैं, उनको आपके ऊपर विश्वास भी है। तो वहाँ से आप विदाउट इंटरेस्ट का पैसा लो और उनको बोल दो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मुझे लंबे वक्त के लिए चाहिए, और वो पैसा बिना ब्याज के उनसे लेकर के जाके सीधा प्रिंसिपल अमाउंट में दो अपने घर के, और फिर उनको धीरे धीरे पार्ट में दे दो या कमेटी डाल के उठा के एक साथ दे दो। क्योंकि मेन यही वहाँ पे वो लाला सुखी लाल का ब्याज को रोकना है। दोस्तों ये जो तरीके है ना, ये आपने कर लिया तो आपके जो 15-15, 20-20 साल के लोन है ये 5 साल में उतर जाएंगे। और जो लोग लोन लेकर के घर खरीदने की सोच रहे ना, अरे मूर्खों रुक जाओ, बाद में लोग एक दिन आएंगे आपकी दावत में खाएंगे, आप एक बार ही फ़ोटो पोस्ट करोगे घर की, लोग वाहवाही करेंगे, घर की मुबारकबाद देंगे, पर आप हर महीने मरोगे ईएमआई के लिए, आप हर रोज़ मरोगे उसके प्रेशर में। बॉस गाली देगा ना, आप उसके मुंह पे रेजिग्नेशन नहीं मार सकते क्योंकि मालूम है घर की ईएमआई। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्टेंसी देता हूँ जो लोग कहते हैं कि यार मैं नौकरी छोड़ तो सकता हूँ पर मेरी ईएमआई ने मुझे बांध रखा है। वो ईएमआई आपको बांध देगी, जूते चटवाएगी, बॉस के जूते चाटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप उस बॉस के मुँह पर जूता नहीं मार सकते, आप नौकरी को लात नहीं मार सकते क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है। देखो बच्चों को महंगे स्कूलों में मत पढ़ाओ, एक ठीक ठाक से स्कूल में पढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, अगर आपको लगता है कि तो ठीक ठाक से स्कूल में पढ़ाओ। हवाबाजी में आके मोहल्ले में 4 बातें डींगे आंकने, कोई भी स्कूल की पढ़ाई गारंटी नहीं होती है कि आपका बच्चा काबिल बनेगा या कामयाब बनेगा या अच्छा इंसान बनेगा। वो डिपेंड करता है संस्कार पे, देशकाल परिस्थिति पे। तो कम एक अच्छे एवरेज स्कूल में पढ़ाओ। स्कूल की भी वही कहानी है जो होम लोन की है। आपने एक दिन स्कूल नहीं भेजना है, 15 साल बच्चे को पढ़ाना है, 15-20 साल आपको ये देखना है कि मैं उस औकात की एजुकेशन दूँ उसको जो मैं 15-20 साल अफोर्ड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने डींगे हाँकने के चक्कर में डीपीएस, और कईयों ने डीपीएस से निकाल करके वो लोटस वैली और वो कौन सा प्रेसिडियम वगैरह में एडमिशन करा दी, फिर जरा सी मंदी तेजी आती है फिर नाम कटवाते फिरते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, मत करो, हवाबाजियों में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी नर्क बनाओगे। हार्ट अटैक आ जाएगा, बाईपास सर्जरी होगी, वक्त से पहले निकल लोगे, 25-30 साल 40 साल जिंदा रहना है। इंडिया की वैसे 70 से 80 साल एवरेज है। स्ट्रेस फ्री रहो, सरलता से रहो, ओवर एम्बिशंस मत रहो, अपनी भावनाओं पे काबू पाओ। लोगों को देखना दिखावा, समाज में ये लोग आएंगे एक दिन दावत खा के चले जाएंगे और आप रोज़ मरोगे उस दावत का बिल देते देते।
उम्मीद करता हूँ भेजे में कुछ बात घुसी होगी तो ठीक है, नहीं समझ में आई होगी तो डिसलाइक करके निकल जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू, शब्बा खैर।